हे गाइस, दिस इज पीटर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोग के साथ शुरू करने जा रहा हूं द माइटी थॉर की सीरीज़ को। अब इससे पहले हम अपनी थॉर की सीरीज़ को काफ़ी टाइम से चैनल के ऊपर फॉलो करते हुए आ रहे हैं, जिसकी शुरुआत हमारे पास थॉर के रिटर्न के साथ हुई थी, जब पूरा का पूरा एसगार्ड थॉर रैग्नारॉक की स्टोरी के अंदर खत्म हो गया। उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से थॉर जो है पूरे के पूरे स्क्रल इन्वेजन वाले इवेंट के अंदर गायब रहा था और सिर्फ उसकी मेन सीरीज़ के अंदर हमें देखा था। और जब पूरा का पूरा डार्क रेन का इवेंट शुरू हुआ तो हमने देखा कि किस तरीके से लोकी डॉक्टर डूम के साथ मिलकर कबाल का हिस्सा बन चुका था और उन लोगों ने एसगार्ड को जो है बेसिकली लैटविरिया के अंदर शिफ्ट कर दिया था, जहाँ पे डॉक्टर डूम सारे के सारे एसगार्डियंस को एक एक करके मार रहा था उनकी पावर्स को छीनने के लिए। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से एसगार्ड वापसी ब्रॉक्सटाउन ओक्लाहोमा के अंदर एक फ्लोटिंग आइलैंड जैसी सिटी के अंदर आ गया था। और जब हमारे पास सीज का इवेंट हुआ तो नॉर्मन ऑसबॉर्न ने सीज के इवेंट के अंदर एसगार्ड को जाके इन्वेड करने का सोचा था, जिसके बाद जो है एसगार्ड मुकम्मल तौर पे बर्बाद होकर बेकार हो गया था। और तभी हमने देखा था उस सीरीज़ के अंदर ये भी देखा था कि किस तरीके से एसगार्ड को दोबारा बनाने की कोशिशें की जा रही होती हैं और थॉर वहाँ पे अपने फादर ओडिन को वापसी लिम्बो डायमेंशन से निकाल के ले आता है, जो कि इतने सालों से वहाँ पे फंसे हुए थे और लोग समझ रहे थे कि वो मर चुके हैं। तो अब फाइनली एसगार्ड जो है वो एक तरह से दोबारा रीबिल्ड होना शुरू हो चुका है। ओडिन वापसी आ चुके हैं ऑल फादर बनने के लिए। कुछ थॉर की परेशानियाँ चल रही हैं और इस पूरी की पूरी स्टोरी आर्क के अंदर जो हमारा पहला होने वाला है, इसके अंदर गैलेक्टस जो है वो अब एसगार्ड के लिए आ रहा है। एक ऐसी चीज़ है जो कि गैलेक्टस को चाहिए ओडिन से। तो ये पूरा का पूरा स्टोरी आर्क बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जो कि तकरीबन 5 से 6 इशूज़ के अंदर है। तो मैं उसी तरह 5 से 6 एपिसोड्स के अंदर आपके साथ इसको शेयर करूँगा ही। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप थॉर की सीरीज़ को फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर देख रहे हैं तो उससे पहले थॉर की स्टोरी को हमने जो कुछ भी अब तक फॉलो कर लिया है उसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप थॉर के पूरे स्टोरी आर्क से अपडेटेड रह सकें। और मुझे इस बात की उम्मीद है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप इस तरह ऑसम कॉमिक्स को मेरे चैनल पर डेली बेसिस पे एंजॉय कर सकें। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी आज की इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमारी कहानी की स्टार्ट ब्रॉक्सटाउन ओक्लाहोमा के एक चर्च के अंदर से होती है, जहां हम देखते हैं कि बेसिकली एक फादर जो हैं वो यहाँ पे सारे के सारे लोगों को एक तरह का भाषण दे रहे होते हैं। और ये भाषण एक समझ सकते हैं आप कि वो ज़िंदगी, मौत और दूसरी दुनियाओं के ऊपर दे रहे होते हैं। मतलब सीधा सीधा उनका कहने का मकसद जो होता है सारी की सारी बातों का वो यही होता है कि जब से ही एसगार्ड यहाँ पे ब्रॉक्सटाउन ओक्लाहोमा के अंदर आया है वो किसी न किसी परेशानी का शिकार होते ही जा रहे हैं। लेकिन ठीक इसी के बाद हमारी कहानी यहाँ से सिल्वर सर्फर के पास शिफ्ट होती है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक तरीके के खंडर के अंदर खड़ा हुआ है, जहाँ हर तरफ आग और तूफान आया हुआ है। और वो यही बताता है कि साइलेंस, जब मौत हमारे सामने आती है तो साइलेंस के सिवा वहाँ पे पीछे कुछ नहीं बचता है। मौत एक ऐसी चीज़ है जो कि सबका इंतज़ार कर रही है। मौत एक ऐसी चीज़ है जो कि सब कुछ ख़त्म होने के बाद भी ज़िंदा रहेगी। मैं जिसके पास सारी की सारी पावर कॉस्मिक मौजूद है वो इस पूरे के पूरे प्लेनेट की उन चीज़ों को समझ सकता है जो कि कोई आम आदमी समझ नहीं सकता है। आओ और उसको आगे देख लो। और गैलेक्टस इन सब चीज़ों को समझता है। और अगले पल हम देखते हैं कि सिल्वर सर्फर यहाँ अपने पीछे किसी और को नहीं बल्कि गैलेक्टस को लेकर आया होता है। और गैलेक्टस उससे यही कहता है कि एक्सीलेंट हेराल्ड, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। और इसी तरह मैं यहाँ पे बताता है सिल्वर सर्फर कि गैलेक्टस कौन है और किस तरीके से उसके पास एक अनएंडिंग भूख मौजूद है, जो कि सिर्फ पूरी तभी हो सकती है जब वो उन प्लैनेट्स को खाता है जिनके अंदर लाइफ सस्टेनिंग एनर्जीज मौजूद होती हैं। अब इतने सालों से उसका काम यही है कि वो गैलेक्टस के लिए ऐसे प्लैनेट्स को ढूंढ के निकाले जिसके ऊपर पॉपुलेशन मौजूद ना हो, जिसके ऊपर कोई लिविंग थिंग मौजूद ना हो, ताकि गैलेक्टस उन प्लैनेट्स को खाए और किसी का नुकसान ना हो सके। लेकिन अब मुझे अचानक ऐसी पावर सोर्स के बारे में पता चला है जो कि इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि गैलेक्टस ने अगर उसको एक बार खा लिया तो उसको फिर कभी दोबारा भूख नहीं लगेगी। वो एक ऐसी पावर है जिसको खाने के बाद गैलेक्टस किसी और प्लैनेट को बर्बाद नहीं करेगा। और अब मेरा काम यही है, क्योंकि मैं हूँ सिल्वर सर्फर द हेराल्ड ऑफ गैलेक्टस, और मेरा काम यही है कि मैं कभी भी हेराल्ड ऑफ डेथ ना बनूँ। तो अगर मुझे ऐसा करना है तो मुझे उस चीज़ को ढूंढ के गैलेक्टस तक ले जाना होगा, ताकि गैलेक्टस की भूख हमेशा के लिए मिट सके। लेकिन इसी के बाद हमारी कहानी यहाँ से सीधा एसगार्ड के ऊपर शिफ्ट होती है, जहाँ हम देखते हैं कि एसगार्ड की बेसिकली अभी पूरी तरीके से रीबिल्डिंग वगैरह नहीं हुई है, लेकिन ओडिन ने यहाँ पे एक तरह का ऑल फादर के रोल को वापसी एक्सेप्ट कर लिया है। जहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से एक मिशन के ऊपर भेजा हुआ है थॉर और लेडी सिफ को। जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट उसका जो स्टोरी आर्क था थॉर का, जिसके अंदर ओडिन वापसी लौट कर आए थे, तो वहाँ पे एक अजीबोगरीब रियल्म के लोगों ने आके इनके ऊपर अटैक कर दिया था और उन्होंने वर्ल्ड ट्री को मुकम्मल तौर पे बर्बाद कर दिया था, जिसकी वजह से ही वो सारे के सारे विलन्स हार पाए थे। तो अब बेसिकली ओडिन ने थॉर और सिफ को वर्ल्ड ट्री की रूट्स के अंदर भेजा है किसी चीज़ को तलाश करने के लिए। और वो जो कोई भी चीज़ है वो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है जो कि स्पेस एंड टाइम से बियॉन्ड है और हर चीज़ को जोड़ के रखती है, जिसका नाम हमें बताया जा रहा है वर्ल्ड हार्ट या फिर यूनिवर्सल कोर। और हम देखते हैं कि थॉर और लेडी सिफ जब यहाँ पे वर्ल्ड ट्री की रूट्स की तरफ जा रहे होते हैं तो वहाँ पे अजीबोगरीब चीज़ें उनके ऊपर आगे अटैक करना शुरू करती हैं। तो थॉर हमें साथ साथ बताता है कि किस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ें कुछ और नहीं बल्कि वर्ल्ड ट्री की जो हैं बैक्टीरियाज हैं जो कि उसकी बॉडी के अंदर एक तरह से मौजूद हैं, और कोई भी अगर एंटीबॉडी वहाँ पे घुसती है तो उसके ऊपर अटैक करते हैं।
उसी तरह यहाँ पे थॉर और लेडी सिफ मिलकर ज़बरदस्त तरीके से उन सारे के सारे बड़े बड़े बग से जो है मुकाबला कर ही रहे होते हैं, लेकिन ये उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ना शुरू हो चुके हैं। तो इसी के बाद हम यहाँ से कहीं और एसगार्ड के ऊपर शिफ्ट होते हैं, जहाँ कुछ और नहीं बल्कि हम लोकी के पास शिफ्ट होते हैं। अब लोकी के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको गाइड करता चलूँ कि पिछले कुछ टाइम में लोकी जो है वो सीज के पूरे इवेंट के अंदर मारा गया था। उसने अपनी जान को कुर्बान कर दिया था एसगार्ड को बचाने के लिए, लेकिन उसके बाद रिसेंटली वो दोबारा से रीबॉर्न हो गया था एक छोटे बच्चे की फॉर्म के अंदर, और थॉर उसको अपने साथ वापसी एसगार्ड के ऊपर आके ले आ चुका है। और अब लोकी जो है वो किड लोकी के नाम से जाना जा रहा है। और हम देखते हैं कि लोकी बेसिकली उसी तरह के एक फॉर्जर के पास जाता है जिसने थॉर और सिफ के वो आर्मर्स वगैरह बनाए, जिसके ज़रिए वो वहाँ पे गए हैं। और लोकी यही कह रहा है कि मुझे भी वहाँ पे जाना होगा क्योंकि थॉर को मेरी मदद की ज़रूरत है। तो वहीं से वो लोग पहले इस बात से राज़ी नहीं करते हैं, लेकिन लोकी तो फिर लोकी है, अपनी बात मनवाने में उससे ज़्यादा एक्सपर्ट तो कोई हो नहीं सकता है। तो वहीं से वो फॉर्जर कहता है कि इस बात को जान लो बच्चे कि हमारे पास सिर्फ एक ही चेन है, जिसका मतलब कि मैं तुम्हें भेज तो सकता हूँ लेकिन वापसी लेकर नहीं आ सकता हूँ, तो सोच लो एक बार। तो लोकी कहता है कि मुझे इस सब की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ कि वापसी में थॉर मुझे उठा के ले आएगा। तो वो फॉर्जर कहता है कि वाकई में? तो ओडिन कहते हैं क्या तुम इस बारे में इतना श्योर हो लोकी कि ऐसा कुछ हो ही जाएगा? तो लोकी बोलता है कि ये सब मैंने अपने सपने के अंदर देखा था, मैं जानता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। ये एक बहुत ज़्यादा टेरिबल आइडिया भी हो सकता है लेकिन एक बहुत अच्छा भी। और अगले लेवल हम देखते हैं कि लोकी यहाँ पे बेसिकली ज़बरदस्त तरीके से अपने उस पूरे के पूरे स्पेयर को लेकर आता है और थॉर को उन सारे के सारे बग से बाहर निकालता है और कहता है कि यार मुझे फ़ौरन से पकड़ लो और मुझे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं। और अगले पल थॉर यहाँ से लोकी को पकड़ता है, लेकिन उनको वहाँ पे वो पावर सोर्स नज़र आ जाती है जिसकी तलाश में वो यहाँ पे आए थे। तो थॉर बोलता है कि सिर्फ तुम लोकी को पकड़ो और यहाँ से निकलने की तैयारी करो, मैं उस पूरी की पूरी चीज़ को वापसी लेकर आता हूँ। और थॉर बताता है कि किस तरीके से इस चीज़ के अंदर से एक ऐसी गज़ब की रोशनी निकल रही थी लेकिन कोई हीट महसूस नहीं हो रही थी। इसके अंदर से एक आवाज़ आ रही थी लेकिन कोई नॉइज़ समझ में नहीं आ रही थी। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ये एक तरह का ऐसा सीड है जिसके ज़रिए ये पूरा का पूरा ट्री ग्रो किया था। और इसी तरह थॉर उस पूरे के पूरे सीड को अपने पास लेता है और यहाँ से सीधा एसगार्ड की तरफ निकल के आगे बढ़ता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि एसगार्ड के ऊपर बेसिकली थॉर वो सीड ला के सीधा ओडिन के हवाले कर देता है। लेकिन लेडी सिर्फ कहती है कि मुझे थॉर तुम्हारी परवाह हो रही है क्योंकि तुम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हो। तो थॉर कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ लेडी सिर्फ, जैसा मैं हमेशा ही होता हूँ। लेकिन सिर्फ कहती है कि यहाँ पे आज पूरा का पूरा एसगार्ड जमा था और इस सारी चीज़ों का जश्न मना रहा था और तुम्हारी इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त विक्ट्री के बावजूद भी तुम वहाँ पे एक शराब का गिलास पीने तक के लिए नहीं आए और आज तुम मेरे साथ भी ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो। क्या मैं तुम्हें ज़्यादा अपील नहीं करती हूँ थॉर? क्या तुम्हारा दिल अब किसी और लड़की के ऊपर आ चुका है? ज़रा एक मिनट थॉर, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम हर्ट हुए हो। और अगले पर हम देखते हैं कि थॉर के बेसिकली बेली के पास से एक ज़बरदस्त तरीके का कट लगा होता है जब वो लेडी सिफ के साथ यहाँ मौजूद होता है बेडरूम के अंदर, और कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या चीज़ है। ये चीज़ जो इसने मेरी बेली को चीर के रख दिया लेकिन उसके बावजूद इसके अंदर से खून की जगह एक तरह का ग्लो निकल रहा है। ऐसा घाव मैंने आज तक कभी नहीं देखा। हाँ, मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि वो सीड जो हम लेकर आए हैं उसके ज़रिए कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा ना ही सोचूँ तो मेरे लिए बेहतर होगा। और अगले पल हम देखते हैं कि फादर जब ये पूरे के पूरे चर्च को बंद करके जा रहे होते हैं तो वहाँ पे एक लड़की उनसे बात करने के लिए आती है। तो वो पूछने के नेटली आखिरकार क्या बात हो गई है, क्या तुम इतने टाइम से यहाँ पे मेरा बाहर इंतजार कर रही थी? तो कहती है कि नहीं, मैं तो घर चले गई थी लेकिन मुझे घर जाने के बाद कुछ चीज़ें दिमाग के अंदर चल रही थी। मैंने इसके बारे में सोचने की कोशिश करी और समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। और तब मैंने अचानक देखा कि एसगार्ड के अंदर से ज़बरदस्त तरीके की लाइट्स आ रही हैं और मैं आपके उन सारी की सारी बातों के बारे में सोचने में मजबूर हो गई जो आपने कही थी। क्या हम सब मरने वाले हैं? क्या जीसस हमें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे इन सब चीज़ों से? तो वहीं से फादर आते हैं और कहते हैं कि नेटली स्वीटहार्ट, देखो इस बात को समझ लो कि हर किसी को एक ना एक दिन तो मरना ही है और जीसस हमें मौत से प्रोटेक्ट नहीं करते हैं बल्कि वो तो सिर्फ हमें मजबूत बनाते हैं। तो वहीं से नेटली बोलती है लेकिन आप इस बारे में जानते कैसे हैं कि वो सच में जीसस कहीं पे मौजूद भी हैं? मतलब हमने सिर्फ उनके बारे में सुना है, हम उनसे प्रे करते हैं लेकिन हमने कभी देखा नहीं, तो हम उनके ऊपर विश्वास कैसे कर सकते हैं? और क्या आपकी सारी की सारी बातें जो आप बता रहे हैं कि दुनिया एक ना एक दिन ख़त्म होगी, तो ये कहीं वो आखिरी टाइम तो नहीं चल रहा है? तो फादर यही कहते हैं कि नेटली देखो शांत हो जाओ, ज़रा लंबी लंबी सांसें लेने की कोशिश करो। मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम्हारे फेथ के ऊपर तुम काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस उठा रही हो और ये सारे के सारे सवाल उठाना बनता भी है, लेकिन यही चीज़ तो हमारे उन सारे के सारे बिलीव्स को डिफाइन करती है। मैं इस बात को नहीं जानता कि दुनिया की शुरुआत किस तरीके से हुई थी और मैं ये भी नहीं जानता कि दुनिया का अंत किस तरीके से होगा, लेकिन मेरे अंदर होने वाला हर एक फाइबर वो इस बात के ऊपर विश्वास करता है कि इस दुनिया के अंदर हम अकेले नहीं हैं, कोई और भी है जो कि इस दुनिया के अंदर हमसे ज़्यादा शक्तिशाली मौजूद है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली सिल्वर सर्फर यहाँ सीधा अर्थ के बाहर खड़ा हुआ एसगार्ड की उस रोशनी को देख रहा होता है, जिसका मतलब साफ है कि सिल्वर सर्फर ने जिस पावर सोर्स के बारे में बताया था जो कि गैलेक्टस की भूख को मिटा सकती है, वो कुछ और नहीं बल्कि वही सीड है जो कि ओडिन ने अभी वर्ल्ड ट्री की गहराइयों से निकाला है। टू बी कंटिन्यूड।